हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का बढ़ाऊं तना मास्टर चैनल पर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यानी कोलबर्ग का जो नैतिक विकास है उसका सिद्धांत क्या कहता है। आइए आज हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो भाई मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास होता क्या है। सबसे पहले तो अगर हम ये जाने कि हम अगर ये डिसाइड कर पाते हैं कि कोई चीज अगर हमने कोई डिसीजन लिया है तो वो राइट है या फिर वो रॉन्ग है। देखिए अगर मैं इस पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, तो ये अक्सर हमने देखा होगा टीवी सीरियल्स या फिर मूवीज में कि ना ये दो इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स दिखाते हैं कि भाई अगर जो इंसान है वो एक डिसीजन अपने इंटरेस्ट में ले रहा है या फिर वो दूसरों का भला नहीं सोच रहा है तो ये एक डेविल वाला कैरेक्टर आएगा। और फिर अगर वो क्या कह रहे हैं कि भाई एक वो दूसरों के बारे में अच्छा सोच रहा है या फिर एक राइट डिसीजन ले रहा है तो फिर एक हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पे देखने को या फिर एंजल वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो कोलबर्ग क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो उनकी नैतिक जो डेवलपमेंट है यानी उनकी नैतिकता का विकास है वो किस प्रकार से होता है, उसमें क्या क्या लेवल्स हैं, क्या क्या स्टेजेस है फर्दर, वो सारी चीजें कोलबर्ग ने यहाँ पे डिफाइन की है। तो भाई आइए जान लेते हैं कि क्या कहते हैं कोलबर्ग। ये जो थ्योरी है कोलबर्ग की, ये फोकस करती है ऑन हाउ चिल्ड्रन डेवलप मोरालिटी, यानी बच्चों में नैतिकता कैसे उत्पन्न होती है, एंड मोरल रीजनिंग। बिल्कुल मोरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्कणा। दैट मीन्स जब भी बच्चा ये डिसीजन ले रहा है कि ये चीज राइट है या फिर ये रॉन्ग है, जो प्रोसेस उसके दिमाग में चल रही है उस टाइम पे, उसको हम क्या बोलेंगे, मोरल रीजनिंग या फिर नैतिक तर्कणा बोलेंगे। अब नैतिक जो व्यवहार होता है वो जन्मजात नहीं होता है, बल्कि इसे सामाजिक परिवेश से सीखा जाता है। यानी जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है उससे हम इसको अर्जित करते हैं। अब भाई अगर हम बात करें कि कोलबर्ग ने ये जो थ्योरी हमें दी है, ये असल में ना प्याजे की जो थ्योरी थी, किसकी, मोरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी थी प्याजे ने, उसकी एक्सटेंशन है। या फिर हम कह सकते हैं कोलबर्ग ने उस थ्योरी को आगे मतलब लाया और ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया, उस चीज की एक्सटेंशन है ये। और ये थियरी क्या प्रपोज करती है, प्रोपोजिंग दैट मोरल डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बिल्कुल कोलबर्ग क्या कहते हैं कि जो मोरल डेवलपमेंट है बच्चे की, जो जो उसका जो नैतिक विकास है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है दैट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। बिल्कुल जो पूरे उम्र भर हमारी ये जो नैतिक विकास की स्टेजेस है ये हमारी चलती रहेंगी, आती रहती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और साथ ही साथ नैतिकता भी एक ऐसा ही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। अब ये बात हमने डिस्कस कर ली है कि क्या, कि जो लॉरेंस कोलबर्ग इनका पूरा नाम था, इनका जो नैतिक विकास सिद्धांत है वो स्विस मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का एक मूल रूपांतर है। Next is Kohlberg based his theory on a series of moral dilemmas। बिल्कुल यानी कि कुछ जो हमारे नैतिक द्वंद या जो नैतिक दुविधाएं हम कह सकते हैं, उनके ऊपर कोलबर्ग ने इस सारी थ्योरी को क्या किया है, इसका आधार बनाया है। अब क्या होता है ये नैतिक द्वंद या फिर जो हम बोल रहे हैं नैतिक जो दुविधा है, यानी एक डिलेमा। डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे आपके पास दो सिचुएशंस हैं और दोनों ही अनफेवरेबल सिचुएशन है, लेकिन आपको उनमें से कोई एक सिचुएशन को क्या करना है, चूज करना है। यानी डिलेमा इज अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और परप्लेक्सिटी, दैट मीन्स कंफ्यूजन की स्टेट है, especially as requiring a choice between equally unfavorable options। यानी कि दो अनफेवरेबल ऑप्शन है, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आपने चूज करना है, उसको क्या बोलेंगे, नैतिक द्वंद या फिर नैतिक दुविधा बोलेंगे। अब क्या है ये, हम क्यों पढ़ रहे हैं द्वंद, एथिकल डिलेमा, ये सारी चीजें क्या है। असल में जो कोलबर्ग थे ना, उन्होंने अपनी थ्योरी का आधार बनाया कुछ ऐसे डिलेमास जिनमें से एक अभी हम पढ़ने वाले हैं, हाइंस डिलेमा या फिर हिंस डिलेमा भी कुछ लोग इसको बोल देते हैं। ये एक एथिकल डिलेमा यानी कि एक नैतिक द्वंद का ये एग्जाम्पल है। जो कोलबर्ग थे उन्होंने कुछ ऐसे नैतिक द्वंद पेश किए कुछ बच्चों के सामने जो डिफरेंट एज ग्रुप के थे।
अब हर बच्चे ने जो डिफरेंट एज ग्रुप में लाई करता था उसने कुछ डिफरेंट जवाब दिए हर बच्चों ने वहां पे। तो इस चीज से कोलबर्ग को लगा कि हर एज ग्रुप का जो बच्चा है उसका जो नैतिक विकास है वो कुछ डिफरेंट तरह से मतलब वो आंसर कर रहा है। दैट मीन्स उसका नैतिक विकास कुछ डिफरेंटली हो रहा है, यहाँ पे उसकी जो मोरल डेवलपमेंट है वो डिफरेंट स्टेजेस पे हो रही है। तो इसीलिए जो कोलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास को 3 लेवल्स में बांटा और हर एक लेवल में दो दो उन्होंने क्या दी, स्टेजेस दी। तो भाई पहले जान लेते हैं कि ये एक जो हाइंस डिलेमा था ये बच्चों को बताया गया कि ये एक ऐसी स्टोरी है कि भाई हाइंस एक व्यक्ति था जिसकी वाइफ ना बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं हम एक बहुत ज्यादा क्रोनिक डिजीज से वो क्या हो रही थी, बीमार थी। और जैसे ये दिखा रखा है यहाँ पे पिक्चर में भी, ये हाइंस की वाइफ है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा बीमार है। लेकिन इनकी जो बीमारी है उसकी दवाई एक केमिस्ट ने बना ली थी उस टाइम पे, और वो केमिस्ट है मान लो इस दवाई को 100 रुपीज में क्या कर रहा था, मार्केट में सेल कर रहा था। लेकिन जो हाइंस था ना उसके पास 100 रुपीज नहीं थे, उसके पास कितने रुपीज थे, 50 रुपीज अवेलेबल थे। अब वो उस केमिस्ट के पास गया और उसने बोला कि मैं तुम्हें 50 रुपीज दे देता हूँ, मेरे पास सिर्फ इतनी ही मनी है और तुम प्लीज मुझे दवाई दे दो क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। और अगर ये दवाई उसने नहीं ली तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन जो केमिस्ट था ना उसने उस दवाई को देने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हाइंस के आगे दो सिचुएशंस है, यहाँ पे एक डिलेमा क्रिएट हो गया, या तो उस दवाई को वो क्या कर ले, चोरी कर ले, या फिर वो अपनी वाइफ को मरने दे। अब दोनों सिचुएशन क्या है, अनफेवरेबल ऑप्शंस हैं दोनों, चोरी भी करना अच्छी बात नहीं है और किसी अपने प्रियजन की मृत्यु मतलब उसके सामने हो रही है और किसी ऐसी चीज के कारण हो रही है जिसको वो रोक सकता था, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज नहीं है। तो इस सिचुएशन में उसके आगे एक डिलेमा क्रिएट हुआ। और ये स्टोरी, ये डिलेमा सुनाने के बाद कोलबर्ग ने अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को बिठाया और उनसे ये क्वेश्चंस पूछे कि क्या हाइंस को चोरी करनी चाहिए थी या उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, या फिर क्या क्या लॉजिक है उन चीजों के पीछे। उनका जो इंटरेस्ट था वो इस चीज में नहीं था कि भाई हाइंस ने गलत काम किया, ठीक काम किया, नहीं। उनका इंटरेस्ट इस चीज में था कि बच्चे इस सोच के पीछे, इस जवाब के पीछे कैसी नैतिक तर्कना या फिर कैसी मोरल रीजनिंग वो लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के डिफरेंट जो जवाब आए उनके बेसिस पे यहाँ पे जो कोलबर्ग थे उन्होंने अपनी थ्योरी दे दी और उस थ्योरी में उन्होंने 3 लेवल दिए। 3 क्या दिए भाई हमें, 3 लेवल्स दिए। और वो है ये 3 लेवल्स कौन कौन से, प्री कन्वेंशनल लेवल फर्स्ट इज, सेकंड इज कन्वेंशनल लेवल एंड थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 3 लेवल दिए और हर एक लेवल में फर्दर 2 स्टेजेस भी दी। ये जो हमारी है 2 स्टेजेस हैं भाई हर एक लेवल में। आइए देख लेते हैं जरा क्या है ये। प्री कन्वेंशनल लेवल में क्या होगा, अप टू द एज ऑफ 9 यानी 9 साल तक जो भी बच्चे हैं वो प्री कन्वेंशनल लेवल में रहेंगे। उसके बाद आता है कन्वेंशनल लेवल, जो सेकंड हमारा परंपरागत जो स्तर है, इसको बोलेंगे पूर्व परंपरागत और इसको बोलेंगे कन्वेंशनल को बोलेंगे परंपरागत स्तर। इसमें मोस्टली हमारे किशोर आ जाएंगे और वयस्क आ जाएंगे, यानी एडोलसेंट्स आ जाएंगे एंड अडल्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल यानी पश्च परंपरागत स्तर हम इसको कह सकते हैं। इसमें मोस्टली जो हमारे 20s के बाद जो अडल्ट्स हैं वो आते हैं। अब जो पहला लेवल है उसमें भी 2 स्टेजेस दी हैं फर्दर, ठीक है। कौन कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की स्टेज है। सेकंड जो इसमें स्टेज है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक स्टेज है, ठीक है भाई। इसको बहुत ही डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं। जो सेकंड लेवल है उसमें हमारी थर्ड एंड फोर्थ 2 स्टेजेस आती हैं। इंटरपर्सनल कॉन्कोर्डेंस की स्टेज एंड नेक्स्ट इज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की स्टेज है। नेक्स्ट लेवल में भी 5th एंड 6th स्टेज रहेंगी हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज और उसके बाद यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स की स्टेज। तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर कि भाई जो हमारा एक लेवल है, एक स्तर में 2 स्टेजेस आएंगे, 2 चरण आएंगे और टोटल हमारे कितने लेवल हैं,
3 लेवल हैं कोलबर्ग की थ्योरी में। तो आइए पढ़ लेते हैं कि जो सबसे पहला लेवल है वो क्या कहता है हमें। फर्स्ट लेवल इज प्री कन्वेंशनल लेवल, दैट इज पूर्व परंपरागत स्तर, जो अप टू द एज ऑफ 9 रहता है। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। एट दिस स्टेज, इस लेवल में जो बच्चे हैं उनके डिसीजन, जो भी वो अपने डिसीजन ले रहे हैं, that are primarily shaped by the expectations of adults and the consequences of breaking the rules। यानी कि इस स्तर पे जो बच्चा है उसकी नैतिकता कैसे, उसकी नैतिकता किस चीज पे डिपेंड करती है, इस चीज पे डिपेंड करती है कि क्या ये काम करने से या तो उसको पनिशमेंट मिलेगी या फिर उसको कोई गिफ्ट मिलेगा, दैट मीन्स रिवॉर्ड मिलेगा। तो ओबीडियंस वर्सेस जो पनिशमेंट की स्टेज हमारी फर्स्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था। जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारी क्या रहेगी भाई, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की स्टेज, दैट इज आज्ञा एंड दंड की अवस्था। यानी कि इस स्टेज में जो बच्चा है कोई भी काम करेगा या फिर उसकी जो नैतिकता हम कह सकते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करेगी कि क्या उसको पनिशमेंट मिल रही है उस काम के करने से या फिर उसको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, एज वी कैन सी ऑल्सो इन द पिक्चर कि बच्चा उस काम को नहीं करेगा जिससे उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। यानी उसकी नैतिकता ये कहती है कि जिस काम करने से तुम्हें पनिशमेंट मिले ना वो काम गलत है, और अगर उसको उस काम करने से क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसकी नैतिकता ये बोलेगी कि भाई उसको वो काम करना चाहिए क्योंकि वो उस के कारण उसको क्या मिला है, रिवॉर्ड मिला है। सो अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, चिल्ड्रन एट दिस स्टेज सी रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। यानी कि इस स्टेज पे बच्चों को लगता है कि जो रूल्स है ना वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं और वो एब्सोल्यूट होते हैं। ओबेइंग द रूल्स इज इम्पोर्टेंट। क्यों करना है रूल्स को ओबे, क्यों जरूरी है, क्योंकि इट इज अ वे टू अवॉइड पनिशमेंट, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप पनिशमेंट को अवॉइड कर सकते हो। यानी आपको डांट नहीं पड़ेगी, आपको मार नहीं पड़ेगी, तो इसलिए बच्चा रूल्स को फॉलो करता है। उसको अभी ये समझ नहीं है कि रूल्स फॉलो करना मतलब जरूरी है या फिर क्यों जरूरी है, बस उसको ये लग रहा है कि ठीक है अगर मैं रूल्स फॉलो करूंगा तो मुझे मार नहीं पड़ेगी या फिर मुझे डांट नहीं पड़ेगी या पेरेंट्स मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, इसलिए वो रूल्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट जो हमारी क्या है इसका फीचर स्टेज का, कि बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो बड़े उन्हें दंडित करेंगे, या फिर जो बालक द्वारा मान्य व्यवहार पुरस्कार प्राप्त करने या दंड से बचने के लिए किया जाता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही बाइलिंगुअली हम इसको डिस्कस करेंगे आगे भी। तो चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, दैट इज स्टेज 2। लेवल 1 में ये दोनों स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज जो हमारी ओबीडियंस वर्सेस पनिशमेंट वाली जो स्टेज थी, और इसके बाद हमारी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की स्टेज, यानी कि व्यक्तिगतता और विनिमय की अवस्था। अब ये एक्सचेंज या फिर विनिमय क्या होता है, मतलब तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा काम करूंगा। ठीक है, अगर तुम मेरा काम करते हो और मैं तुम्हारा काम करता हूं तो ये एक नैतिक व्यवहार है, ऐसा बच्चे को लगता है इस स्टेज पे। ठीक है, यानी कि तुम मेरी पेट खुजलाओ मैं तुम्हारी पेट खुजलाऊंगा, ऐसे वाला एक बिहेवियर या फिर एक कह सकते हैं हम एटीट्यूड बच्चों का इस स्टेज में रहता है। चिल्ड्रन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यूज एंड जज एक्शंस बेस्ड ऑन हाउ दे सर्व इंडिविजुअल नीड्स। यानी अगर हमारा क्या कहते हैं कि भाई अगर हमारा कोई इंटरेस्ट इस चीज में फुलफिल हो रहा है ये काम करने से, तो ये एक नैतिक व्यवहार है, मतलब एक नैतिक काम है उसके लिए। इस अवस्था में बालक की सभी नैतिक क्रियाएं अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं पर केंद्रित होती हैं। मतलब एक तरह से ईगो सेंट्रिक बच्चा है यहाँ पे। वो क्या कह रहा है कि भाई उसके जो भी इच्छाएं हैं, अगर उस पे बेस्ड उसको कुछ एक्टिविटी या फिर कुछ काम कराया जा रहा है तो वो अच्छा है, वो नैतिक है उसके लिए। बालक के लिए वही क्रिया नैतिक होती है जो उसके हित में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई यही वाली चीज रेसिप्रोसिटी इस चीज को बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं और उसके बदले में तुम भी मेरे लिए कुछ करो।
is possible at this point in moral development but only if it serves one's own interest, यानी अगर उसके इंटरेस्ट में वो काम है तो वो रेसिप्रोसिटी शो करेगा। ठीक है भाई। बालक आत्म केंद्रिता यानी कि ईगो सेंट्रिज्म, यानी मेरे लिए इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चंस इस स्थिति में वो सोचता है, ऐसे क्वेश्चंस ऐसे एटीट्यूड उसके होते हैं इस स्टेज में, स्थिति को व्यक्त करता है, ऐसी हर जो सिचुएशन में वो ऐसी चीजें देखता है कि मेरे लिए इस चीज में क्या बेनिफिट है। जैसे वी कैन सी फ्रॉम दिस विजुअलाइजेशन ऑल्सो कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये जो शायद जिनपिंग है, ये इनको मार रहे हैं और साथ में जिनपिंग भी इनको क्या कर रहा है, बदले में एक रख रहा है। तो मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि भाई इसने इनके लिए कुछ किया और तो ये इनके लिए कुछ कर रहा है, वैसी वाली ये स्टेज होती है। आइए नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं, दैट इज लेवल 2 पे अब हम आ गए हैं भाई। कौन सा लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है, यानी परंपरागत या फिर लौकिक स्तर हम इसको बोल सकते हैं। परंपरागत ये स्तर है, और अभी अभी हमने बात की थी कि जो भी एडोलसेंट्स हैं हमारे, और हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि जो यंग एडल्ट्स हैं वो भी इस लेवल पर रहते हैं। द एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स रिगार्डिंग व्हाट इज गुड एंड मोरल, यानी कि अब जो सोशल रूल्स की हम बात करेंगे कि भाई कौन से जो रूल्स हैं वो मॉरल है या फिर उनके लिए इमोरल है, वो चीज किस पे डिपेंड करेगी, वो चीज इस पे डिपेंड करेगी कि भाई वो जो उनको कितनी ज्यादा एप्रिसिएशन इस लेवल पे इस स्टेज में मिल रही है। तो आइए बात कर लेते हैं हमारी स्टेज नंबर 3 की, जो हमारे गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती है, यानी कि अच्छे पारस्परिक संबंधों के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं प्रशंसा की ये अवस्था होती है। यानी बच्चे के लिए वही काम नैतिक है जिसको करने से ना उसको क्या मिल रही है, अप्रिसिएशन मिल रही है, प्रशंसा उसकी की जा रही है। तो इसीलिए इस स्टेज को एक और नाम से हम जानते हैं गुड बॉय एंड गुड गर्ल की ये स्टेज होती है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या है ये, स्टेज नंबर 3 है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल की इमेज होती है, यानी यहाँ पे ना बच्चा वही काम करता है, जैसे वो बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत अच्छे से वो बिहेव करेगा। क्यों करेगा, ताकि सब ना उसको गुड बॉय गुड गर्ल इस इमेज से उसको देखे और सब उसकी ना अप्रिसिएशन करे, उसकी तारीफ करे उसके मुंह पे कि अरे वाह तुम तो कितनी अच्छी ड्राइंग करते हो, अरे वाह तुम तो कितना अच्छे से इस एक्टिविटी को कर पा रहे हो, या फिर तुम्हारी ड्रेस कितनी अच्छी है। मतलब ये सारी चीजें जो है वो क्यों कर रहा है, वो बिहेव अच्छे से, क्योंकि उसको गुड बॉय और गुड गर्ल की इमेज को मेंटेन करना है। दिस स्टेज ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में भी वो इन चीजों को क्या करता है, अप्लाई करता है। इज फोकस्ड ऑन लिविंग अप टू सोशल एक्सपेक्टेशन, यानी सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या रोल्स एक्सपेक्ट कर रही है सोसाइटी, इस चीज पे बच्चा अपनी नैतिकता को दर्शाता है। There is an example on emphasis on conformity being nice, यानी स्वीकृति। conformity क्या होता है भाई, स्वीकृति, यानी जो समाज है ना उसमें उसकी क्या हो, स्वीकृति हो। और वो क्या करता है, एक अच्छा अपनी नाइस इमेज दिखाने के लिए ये सारी चीजें फॉलो करता है। इस अवस्था का मुख्य जो लक्षण है या लक्ष्य है वो दूसरों को प्रसन्न करना या फिर स्वीकृति पाना है, दूसरों से एक्सेप्टेंस पाना होता है, जिससे उसे क्या मिले, प्रशंसा मिले या फिर एप्रिसिएशन मिले। देखिए भाई इससे पहले की जो हमारी 2 स्टेजेस थी उसमें क्या था, फर्स्ट वाली में बच्चा उसकी नैतिकता किस चीज से गाइड हो रही थी कि या तो उसको पनिशमेंट मिल रही है या फिर रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज थी वो क्या थी कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो और मैं इसके बदले में तुम्हारे लिए क्या करूंगा। जैसे टिट फॉर टैट की स्टेज भी हम इसको बोलते हैं कि जैसे को तैसा। नेक्स्ट जो हमने पढ़ी वो क्या है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स या फिर गुड बॉय और गुड गर्ल की ये स्टेज होती है, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। अब आइए चलते हैं हमारी 4th स्टेज की तरफ, जो है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। अब क्योंकि एडोलसेंस वाली ही एक कह सकते हैं हम यहाँ पे अवस्था चल रही है, यानी सामाजिक जो व्यवस्था है उसके प्रति सम्मान की अवस्था होती है कि समाज में जो भी हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं ना,
वो एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं, ऐसा जो बच्चा है उसको अब फील होने लगता है। यानी उसकी नैतिकता अब इस चीज पे डिपेंड करेगी कि भाई जो रूल्स हैं, जो एक सोशल सिस्टम है, उसके लिए रिस्पेक्ट डेवलप हो जाएगी उसके मन में। This stage is focused on ensuring that social order is maintained, यानी कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको वो बहुत ही अच्छे से फॉलो करेगा। द फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लॉ, बिल्कुल लॉ को मेंटेन करने पे फोकस होता है, और ऑर्डर को। इस सोसाइटी में जो एक लॉ और ऑर्डर का जो पूरा हमारा सिस्टम है उसको क्या करता है बच्चा, फॉलो करता है, सभी रूल्स को फॉलो करता है। एंड डूइंग वंस ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी निभाते हुए और अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हुए, यहाँ पे क्या है, बच्चा जो है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले कि छोटे छोटे रूल्स जैसे कि रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना है, तो इस स्टेज में जो इंसान या फिर जो बच्चा एडोलसेंट होगा वो क्या करेगा, रेड लाइट को वो क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं क्या कि नैतिक जो विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। इस अवस्था में बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता है, यानी सोशलाइजेशन के जो क्वालिटीज हैं वो उसमें डिस्कस होने उसमें डेवलप होने लगती है। किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले और इसके लिए जो कानून द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही उसको रहना चाहिए। बिल्कुल, आई होप आपको ये स्टेज क्लियर हो गई होगी। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, और जो है स्तर 3 यानी कि लेवल 3 और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, दैट इज पश्चिम परंपरागत या फिर उत्तर लौकिक स्तर, इसको हम हिंदी में कहते हैं। At this level of moral development, people develop an understanding of abstract principles of morality. बिल्कुल, अब जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स आ जाएंगे नैतिकता के। कैसे आ जाएंगे, जैसे अगर हम स्टेज 5th में बात करें, ठीक है, स्टेज 5th क्या है भाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स की ये स्टेज है, यानी सामाजिक समझौते की अवस्था है। स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये, यानी इस अवस्था में अब जब जो इंडिविजुअल है ना उसको ये तो समझ आ गया है इससे पिछली वाली में कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना है। ठीक है, क्यों फॉलो करना है, क्योंकि सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन करना है। लेकिन इस स्टेज पे क्या होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज पे क्या होगा कि उसको लगेगा यहाँ पे कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे हैं जिनसे अगर हमारे मानव के जो अधिकार हैं वो अच्छे से फुलफिल मतलब नहीं हो पा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है उन रूल्स को फॉलो करना। यानी कि एक तरह से उसकी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी यहाँ पे कि कुछ रूल्स को फॉलो कर सकते हैं और कुछ को फॉलो, कुछ सिचुएशंस में उनको फॉलो नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि अभी हमने रेड लाइट वाला एग्जाम्पल लिया था कि जो इंसान है वो रेड लाइट को पिछली वाली स्टेज में वो क्रॉस नहीं करेगा, किसी भी हालत में वो क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन अगर वो इस स्टेज में है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज में है, और मान लो कि भाई जो कोई पेशेंट है अगर उसकी गाड़ी में या कुछ भी है तो उसको जल्दी से उसको क्या पहुंचाना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो उस सिचुएशन में उसको समझ आ गया है कि अब रेड लाइट को क्रॉस कर सकते हैं। यानी रूल्स को तोड़ा जा सकता है अगर इंसान की जो मानवाधिकार या फिर हम कह सकते हैं कि किसी की लाइफ की अगर वैल्यू वहां पे है उसके लिए, तो कुछ रूल्स को हम ब्रेक कर सकते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी जो ये लाइन है यही इस पूरी स्टेज को क्या कर देती है, डिफाइन कर देती है। आइए दोबारा से पढ़ते हैं इसको कि इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचता है कि जो कुछ मूल्य है, कुछ हमारे सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं और जो कुछ राइट्स हैं यानी अधिकार है हमारे, वो कानून से यानी लॉ से भी क्या है, ऊपर हो सकते हैं। व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन जो है इसी दृष्टि से करने लग है कि वे किस हद तक मूल अधिकारों एवं मूल्यों का संरक्षण करते हैं। यानी उन रूल्स को फॉलो किया जाए जो हमारे मूल अधिकारों का और हमारे जो मूल्यों का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। रूल्स ऑफ लॉ आर इम्पोर्टेंट, क्या कह रहे हैं इस स्टेज वाले इंसान जो है वो क्या बोलेंगे, उनकी नैतिकता क्या बोलेगी कि रूल्स है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग अ सोसाइटी, लेकिन बट
जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड एग्री अपॉन दीज स्टैंडर्ड्स, यानी कि हर एक जो है हर एक सिचुएशन में अगर उन रूल्स को क्या करे वो मेंटेन करने की बात करे, वो उन पे एग्री हो, वो तभी सिर्फ। तो आइए पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्टेज, दैट इज स्टेज नंबर 6, और वो क्या कहती है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल के बारे में स्टेज 6 हमारी बात करती है, यानी सार्वभौमिक सिद्धांत या फिर विवेक की अवस्था ये होती है। विवेक यानी हमारा जो कॉन्शियसनेस है, स्टेज ऑफ कॉन्साइंस हम इसको बोल सकते हैं, यानी अपनी विवेक से यहाँ पे इंसान क्या करता है, डिसीजन लेने स्टार्ट कर देता है, और वो पूरी ना सोसाइटी को, पूरे जो समाज को एज अ यूनिवर्सल, एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी की तरह ट्रीट करता है, यानी कि जो ह्यूमन वैल्यूज है, जो यूनिवर्सल हमारी वैल्यूज होती है, उनको वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखता है। तो आइए जान लेते हैं कि कोलबर्ग की जो फाइनल स्टेज है मॉरल रीजनिंग की, इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी पूरे जो समाज, पूरा जो यूनिवर्स है उसका भला हो, ऐसे जो प्रिंसिपल्स, ऐसे जो सिद्धांत हैं, इन पे ये स्टेज बात करती है, यानी इन सिद्धांतों के बेसिस पे इंसान डिसीजन लेने स्टार्ट कर देता है। एंड ऑल्सो किस पे बेस्ड है ये, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे बेस्ड है, बिल्कुल, यानी जो रीजनिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट होगी। अब यह सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित है, और जो नैतिक चिंतन है ना हमारा, उसकी ये अवस्था है, यानी नैतिकता की ओर चिंतन, नैतिकता की तरफ बिल्कुल जो व्यक्ति है वो अग्रसर हो चुका है यहाँ पे। At this stage, people follow the internalized principles of justice even if they conflict with laws and rules, यानी जो हमारे एक, हम कह सकते हैं ना कि हमारे जो हमने जो कुछ रूल्स को, जो कुछ प्रिंसिपल्स को हमने क्या कर लिया है, इंटरनलाइज कर लिया है ओवर द लाइफ स्पैन, जो हमने उनको क्या कर लिया, हमारे अंदर वो चीजें एक तरह से बैठ गई हैं, तो उनके बेसिस पे, उस प्रिंसिपल के, उन जस्टिस के बेसिस पे, यहाँ पे जस्टिस के प्रिंसिपल के बेसिस पे व्यक्ति क्या करेगा, अपने डिसीजंस लेगा, इवन इफ वो डिसीजन लॉ या फिर रूल्स पे क्या कर रहे हो, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट वो कर रहे हो। आइए हिंदी में जान लेते हैं क्या, इस अवस्था में व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष नैतिक व्यवहार करता है। बिल्कुल भाई, तो ये सारी हमारी क्या थी, 6 स्टेजेस थी, जिसमें हमने पढ़ा कि 3 लेवल्स हैं, और हर एक जो लेवल है उसमें हमारी 2-2 स्टेजेस है। तो आइए इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, यानी कुछ क्रिटिसिज्म भी है कोलबर्ग की थ्योरी के, उनके बारे में बात करते हैं। क्या है वो क्रिटिसिज्म? पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है, हमेशा क्वेश्चन देखा है मैंने इस चीज पे, कि जेंडर बायसनेस। जो कैरोल गिलिगन थी, ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थी, एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट थी ये, इन्होंने क्या बोला है कि जो कोलबर्ग थे ना, इन्होंने ना फीमेल जेंडर का कोई भी इसमें रोल, मतलब क्या कह सकते हैं हम, इनको इंक्लूड नहीं किया, फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया। जो हम बात कर रहे थे ना कि जो कोलबर्ग थे, उन्होंने हाइंस की जो डिलेमा सुनाया था, और ऐसे कई सारे डिलेमास के बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों से, तो वो सारे मेल चाइल्ड थे, या फिर वो सब मेल्स थे। क्यों? क्योंकि कोलबर्ग मानते थे कि जो फीमेल है ना, वो एक स्टेजेस पे रहती है, और वो हमारी जो थर्ड स्टेज है ना, वहां पे वो हमेशा रहेंगी। लेकिन कैरोल गिलिगन ये कहती हैं कि भाई जो फीमेल है उनकी तो सजेशंस को इंक्लूड ही नहीं किया गया इस थ्योरी में, इसलिए ये एक जेंडर बायसनेस का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारी जो आलोचना है वो क्या कहती है, एज बायसेस। मोस्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स वर चिल्ड्रन, यानी जिनसे भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे ना, वो क्या थे, सारे चिल्ड्रन थे, अंडर द एज ऑफ 16, यानी 16 साल से कम उम्र के वो बच्चे थे, और उनको जैसे मैरिज या फिर करियर, ऐसी चीजों का उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उन्होंने उसी हिसाब से जो हाइंस डिलेमा थे या फिर और अदर डिलेमा थे, उनके वैसे ही क्या दिए, उन्होंने आंसर्स दिए, और उन आंसर्स के बेसिस पे कोलबर्ग ने क्या कर दी, अपनी स्टेजेस डिफाइन कर दी। तो भाई एज बायसनेस भी इसमें देखने को मिलती है, यानी हर एक एज ग्रुप के इंसानों को ऐड नहीं किया कोलबर्ग ने, जब वो अपनी थ्योरी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, एक तरह से जब वो उसको बना रहे थे। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल बायस। अब जो कोलबर्ग थे ना, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के लोगों को
इन्वॉल्व किया इस थ्योरी में। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है, आप सभी को पता है कि उसका कल्चर, जो वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर है, हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज है उनसे बहुत ही डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? जो ईस्टर्न कंट्रीज है वो कलेक्टिविज्म में बहुत ज्यादा विश्वास करती है, यानी जो हमारा यहाँ पे जो फैमिली कल्चर है, हम 3-3 जनरेशन यानी कि दादा दादी, मम्मी पापा और जो बच्चे हैं वो एक ही घर में रह रहे हैं, और जो हमारी फैमिलीज हैं वो इतने अच्छे से एक कलेक्टिवली, या फिर सोसाइटी जो है, हमारा समाज है, वो कलेक्टिवली क्या करता है, आगे पूरा अपना जीवन व्यतीत करता है। तो वो कलेक्टिविज्म का कल्चर होता है, यानी हम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करते हैं उस कल्चर में। तो ये हमारा ईस्टर्न कल्चर है। बजाय इसकी जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उसमें इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर ज्यादा प्रिवेल करता है, यानी वो अपने इंडिविजुअल राइट्स को, अपने अधिकारों को, या फिर अपनी इंडिविजुअलिटी को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मत जो इंक्लूड किया गया वो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का किया गया, ईस्टर्न कंट्रीज का नहीं किया गया। तो इस हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि जो कल्चरल बायसनेस भी हमें इस थ्योरी में देखने को मिल सकती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्रिटिसिज्म है वो है जेंडर बायसनेस का। और यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि किसने ये क्रिटिसिज्म दिया है? ये दिया है कैरोल गिलिगन ने। ठीक है, तो भाई ये थी हमारी कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी नैतिकता, जो बच्चों में कैसे वो उसका विकास होता है और कैसे कैसे वो डिफरेंट स्टेजेस में कोलबर्ग ने डिफाइन की है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो थ्योरी है ये समझ आई होगी। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हम कोशिश करेंगे कि उन डाउट्स को सॉल्व किया जा सके। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।